नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने हल्द्वानी से चंपावत के लिए हेली सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए जो हेली सेवा शुरू हुई है उससे पर्यटकों की यात्रा सरल होगी और समय भी बचेगा। इसके अलावा आपदा के वक्त में उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये योजना बेहद कारगर साबित होगी, जिससे प्रदेश में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस हेली सेवा से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने पीएम मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आभार व्यक्त किया है। हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। मैं इसके लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो हल्द्वानी से कुमाऊं के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवा की शुरुआत की है, हरी झंडी दिखाई है। गोलाबार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर रोजाना 2 उड़ानें हल्द्वानी से शुरू करेगा, जिसमें हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2500 रुपए, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3000 रुपए और हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया 3500 रुपए रखा गया है। यहाँ ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई देता हूँ। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने वाले राम भक्तों के लिए उत्तराखंड सरकार ने सराहनीय पहल की है। राम भक्तों को लेकर देहरादून से स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई है। स्टेशन पर हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्पेशल ट्रेन में 1064 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राम मंदिर का सपना सक्षम नेतृत्व की वजह से ही पूरा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो इसलिए हो पाया है कि वहां पर जो समाज की शक्ति है और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, अगर राजनीतिक इच्छा उसके साथ जुड़ गई तो आज वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है और हम सब उसके साथी हैं। हम इतिहास को बदलते हुए देख रहे हैं। देहरादून में 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार को घेरने की अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को सदन में घेरेगा। हालांकि बजट सत्र 5 दिनों का है और ऐसे में प्रश्नकाल के लिए काफी कम वक्त मिल रहा है। फिर भी हमारे बहुत सारे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस मिसहैंडलिंग है,
सबूत मिटाने का मामला है, केदारनाथ में सोने की चोरी पे क्वेश्चन होगा, क्यों जांच नहीं बैठी, क्यों गर्भगृह के नियम तोड़े गए, सिलक्यारा घटना है, जोशीमठ का नुकसान होना है, SSSC भर्ती घोटाला है, पटवारी पेपर लीक है, आबकारी नीति है, खनन नीति है, बहुत सारे ऐसे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कोई मुआवजा, पूरी बरसात में जब बाढ़ आई मुआवजा किसानों को नहीं मिला, ये सारे विषय वहाँ उठेंगे और जिला विकास प्राधिकरण से लेकर भी कुछ दिक्कत है वो भी उठेंगे। लेकिन सरकार कितना समय देती है इस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, प्रदेश प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बीजेपी संगठन, पार्टी के कार्यक्रम समेत आगामी सम्मेलनों को लेकर BL संतोष ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी का आगमन देहरादून में हुआ। निश्चित रूप से संगठनात्मक बैठकें निश्चित हमने तय की थी। आज हमारे सभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, गाँव चलो अभियान हो, दीवार लेखन हो, बूथ प्रबंधन के विषय, उन सब विषयों पर कार्यक्रम के संयोजक द्वारा रिपोर्ट रखी गई। आगामी दिनों 15 मार्च तक के कार्यक्रम का हमने शेड्यूल तय किया है, जिसमें हमारा जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम वो भी उससे जुड़ा हुआ है। और मुझे बता दो कि 5000 से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक दल के अंदर अन्य दलों के लोगों की हुई है। इस सारी रिपोर्टों के साथ साथ आगामी दिनों के अंदर हम कार्य विस्तार की दृष्टि से और जो लाभार्थी संपर्क अभियान है, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमने मुख्यमंत्री जी भी लाभार्थियों से मिलेंगे, मेरा भी स्वयं लाभार्थी जाना, और प्रदेश के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, हमारे सब जिला स्तरीय पदाधिकारी भी, हर एक व्यक्ति को 20 से 25 लाभार्थी मिलेंगे। उनसे संपर्क करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि महिला मोर्चा योजनाओं के लाभार्थियों के बीच में सम्मेलन करने जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उनके साथ में साझा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा भी पूरी तैयारियों में जुट गया है। देखिए, नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और महिलाओं को हर क्षेत्र में, सामाजिक हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में, सशक्त करने के लिए मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के लिए हमारे जो अभी बैठक हुई है उसमें महिला मोर्चा को 3 कार्यक्रम मिले हुए हैं। 4 तारीख को हमारा मैराथन दौड़ होगी, जिसमें हम मोदी जी के लिए ही वो दौड़ करेंगे। जिस तरह से वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें मैराथन का कार्यक्रम है। 5 तारीख को हमारा हर ज़िले में स्कूटी और पदयात्रा हम करेंगे, जो गांव तक भी हम जाएंगे पदयात्रा को लेकर के। और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के साथ प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में भी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। बागेश्वर जिला अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। तैयारियों को लेकर बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल ने स्वीप पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही बागेश्वर के नागरिकों से अपील की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। दरअसल पहाड़ में फैली अव्यवस्थाओं से बागेश्वर में घटती वोटरों की तादाद जिलाधिकारी को चिंतित कर रही है। डीएम बागेश्वर अनुराधा पाल ने पलायन कर चुके लोगों से भी अपील की है कि लोग वोट देने बागेश्वर जरूर आएं। बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं को शपथ भी दिलाई जा रही है। बागेश्वर जनपद के सभी वोटर से मेरी अपील है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि हमारे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मात्र 57% रहा है, जबकि देश का नेशनल जो एवरेज है वो 67% रहता है। तो हम 10% पीछे हैं। तो हमें ये नेशनल एवरेज को बीट करते हुए 75% तक अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ह्यूज चैलेंज भी है, क्योंकि हम जानते भी हैं तो बहुत सारे वोटर्स हैं जो नीचे पलायन कर चुके हैं। उनसे भी अपील है कि वो लोग यहाँ आएँ और आकर अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। इसके लिए हम लोगों ने पोस्टर, बैनर यहाँ से लॉन्च किया और हमने एक नई पहल भी की है कि हमने एक शपथ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हिंसा हुई थी, जिसके बाद हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार जारी है। इस बीच अब्दुल मलिक पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल ये मुकदमा सरकार की 13 बीघा से अधिक जमीन को षड्यंत्र से नष्ट करने का है और इस मामले में साल 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर उसके नाम से एफिडेविट भी बनवाए गए थे। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं। साथ ही
आपराधिक षड्यंत्र रचकर राजकीय विभागों और झूठे शपथ पत्रों के आधार पर कोर्ट को गुमराह करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। जो बनभुलपुरा की भूमि है जिसे अब्दुल मलिक का मलिक के बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से नाम जाना जाता है, उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा की ज़मीन मूलतः लीज में दी गई थी। बाद में वो लीज ख़त्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई और बाद में उसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी ज़मीन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे वापस लिया और अभी एक रिट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका हम काउंटर बना रहे थे। उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि ये लीज जब ट्रांसफ़र हुई अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति को, बाद में वो बेदखली कार्रवाई उसमें चली, तो अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति से अल्मोड़ा में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। बाजार इलाके में बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया है। वहीं बर्फबारी से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में बारिश और बर्फबारी ना होने से दिक्कतें महसूस हो रही थी, वहीं अब बर्फबारी होने से जंगलों में लगी आग भी बुझ जाएगी। अल्मोड़ा में बर्फ पड़ने लगी है और मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, इससे अब काश्तकारी भी अच्छी होगी और पानी जो कम हो रहा है नौलों में, पानी भी बढ़ जाएगा, पर्यटन काफ़ी आएगा इससे। बस एकाएक ना बारिश हुई ना कुछ, सीधे बर्फबारी का वो हो रहा है। तो क्या लगता है इससे क्या फ़ायदे होने के आते हैं? फायदे हैं किसानों के लिए, बढ़िया हो। 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लिहाजा वन विभाग अलर्ट मोड पर है। इस साल बारिश कम होने की वजह से वातावरण में नमी कम है। इस वजह से वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाना वन विभाग के लिए चुनौती बन सकता है। बता दें कि पिछले साल वनाग्नि की 35 घटनाएं हुई हैं। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता की सहभागिता जरूरी है। इसको लेकर विभाग ने पहले चरण में 72 गांव में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि ग्राम प्रबंधन समिति बनाई है, जो वनों की मॉनिटरिंग करने का काम करेगी और वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने का भी काम करें। आपने देखा इस वर्ष पहली बार विंटर्स में भी जंगलों में कहीं ना कहीं आग लगी, क्योंकि बारिश नहीं थी, मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया था। लेकिन विगत दिनों जो पानी पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं मॉइस्चर लेवल बढ़ा है। और अगर आप पिछले 2 वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो 22-23 में ये हम लोग और वर्षों के मुकाबले 50% तक अंकुश करने में सफल हुए थे और विगत वर्ष मात्र और वर्षों के मुकाबले 20% ही वनाग्नि की घटनाएं हुई है। तो हमारा वही प्रयास रहेगा कि वनाग्नि की घटनाएं निरंतर कम होते रहें और इसीलिए इसमें जन सहभागिता, मैंने कहा बिना जन सहभागिता के किसी भी आपदा को आप रोक नहीं सकते। इसी को देखते हुए हम लोगों ने प्रथम चरण में उन 72 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि ग्राम प्रबंधन समिति बनाई है, जिसमें ग्राम प्रधान जी अध्यक्ष होंगे, वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष, वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। भगवानपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल देखने को मिला है। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रविदास मंदिर पर इकट्ठा हुए और रैली निकालकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे वक्त से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास हमसे मिलने का समय ही नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 18,000 रुपए मानदेय और रिटायरमेंट होने पर 2 लाख रुपए की मांग की है। कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, हम आंगनवाड़ी जो है धरातल पे उतारते हैं उनको, और उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये सब को पता ही है कि 9,300 रुपये मानदेय हमें मिलता है, वो भी कुछ भारत सरकार से और कुछ राज्य सरकार से। लेकिन हमारा संगठन की मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी किया जाए, 18,000 रुपये हमारा मानदेय किया जाए। अभी भी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है आंगनबाड़ी की तरफ से। आज उप जिलाधिकारी महोदय नहीं है, तो इलेक्शन की मीटिंग में जिले में है। इनकी कुछ मांगे कई दिनों से आपके नॉलेज में होंगी कि सरकार से कुछ मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की रही हैं। उस पर अपनी सहानुभूति विचार के लिए इन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारी उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।